हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन फ्रॉम एचडीके क्लासेस। और आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल को। तो बेसिकली जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि कंपाउंड्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एसिड और बेस में क्लासीफाई करा गया था। एज इट इज़ जो भी हमारे एलिमेंट है, मीन्स जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, इस प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी कितने पार्ट में क्लासीफाई करा गया था? स्टार्टिंग में 2 पार्ट में। कौन कौन से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर फर्दर टाइम बीतता गया, फिर कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जिसमें देखा गया कि वो मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। उन एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फर्दर डिस्कवरी के बाद पाया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको या जो केमिकली अनरिएक्टिव है और नेचर में स्टेबल होते हैं, और ऐसे एलिमेंट को किस नाम से जाना गया? नोबल गैसेस के नाम से जाना गया था। तो सिंपल वर्ड में कहे तो जितने भी एलिमेंट है केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कितने पार्ट में क्लासीफाई हुए थे? 4 पार्ट में। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? मेटल और नॉन मेटल के बेसिक डिफरेंस के बारे में जानना है कि दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी डेफिनेशन है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर के जो मेन कंसर्न है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। जो सबसे पहला वाला पार्ट है उसमें आप सीखेंगे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है। जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है आपका मेटलर्जी वाला, जिसमें हम अलग अलग मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सेकंड पार्ट आपका किसका होता है? मेटलर्जी का होता है। और थर्ड पार्ट होता है आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, दोनों में प्रॉपर्टी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें। तो याद रखना, आपकी जो मेन क्लासेस हैं इस चैप्टर में कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? 3 पार्ट में। पहला पार्ट है मेटल नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस, वो डिफरेंस फिजिकली होता है, केमिकली है वो। सेकंड पार्ट में आप सीखेंगे मेटलर्जी, कि मेटल को किस तरीके से ऑब्टेन करा जाता है, क्या क्या प्रोसेस है इन सब चीज़ों को। और थर्ड पार्ट में आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि मेटल मेटल, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल किस तरीके के बॉन्ड बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, मेटल और नॉन मेटल की बेसिक डेफिनेशन। तो देखिए भाई, मेटल को डिफाइन करने के लिए 2 डेफिनेशन दी गई थी। पहला कह लो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफाइन करा जाता है, और सेकंड कहते हैं केमिकल नेचर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कहा जाता है कि मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और मेलेबल और डक्टाइल नेचर के होते हैं। मीन्स ऐसे एलिमेंट जो अपने थ्रू हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, या उनको हम शीट में या थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, उन सारे एलिमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? मेटल के नाम से जानते हैं। अच्छा, कोई पूछे मेटल की केमिकल बेसिस पे डेफिनेशन क्या है? तो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। क्या? मेटल आर दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं उन्हें जनरली मेटल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मेटल्स का इसी के बेसिस पे एक और नाम होता है जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये आयंस को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या गेन कर लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल को किसके बेसिस पे? फिजिकल बेसिस पे डिफाइन करा जाता है कि नॉन मेटल वो एलिमेंट है जो ना तो हीट कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ये ना तो मेलेबल होते ना ही डक्टाइल होते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट जो अपने थ्रू हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ना दे, और ना ही वो थिन शीट में कन्वर्ट हो, और ना ही वो पतले वायर्स में ड्रॉन कर सके, उन एलिमेंट को हम किस में कहेंगे? नॉन मेटल्स कहेंगे, ठीक है। और अगर हम किसके बेसिस पे देखें? केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखें तो नॉन मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं
नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, क्या करके, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं इसलिए इनका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस। मेटल क्या है, मेटल वो एलिमेंट है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और मेलेबल और डक्टाइल है। नॉन मेटल क्या है, वो एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे और ना ही मेलेबल हो ना ही डक्टाइल हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे तो मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की। तो मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन शीट बाय हैमरिंग। ऐसे एलिमेंट जिनको हैमरिंग करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एलिमेंट को मेलिएबल सब्सटेंस कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ना थिन शीट में कन्वर्ट करने वाली, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब मेलिएबल होते हैं, मीन्स उन्हें आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल डक्टाइल भी है, मीन्स मेटल्स को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेटल्स को वायर में ड्रॉन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कैसे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स का अपीयरेंस शाइनी होता है। ज़्यादातर आप मेटल देखोगे वो कैसे अपीयरेंस के होंगे, शाइन करते हुए दिखाई देंगे। तो मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स वैसे तो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम तो ऐसे मेटल है जिनको नाइफ्स के थ्रू भी कट किया जा सकता है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सेम वे अगर ये हार्ड नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे। तो मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग। सारे मेटल स्ट्रॉन्ग है, किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, किसको छोड़ के, एक तो मरकरी हो गया और एक गैलियम हो गया। क्या बताया, मरकरी एंड गैलियम। इन दो एलिमेंट को छोड़ दो तो जनरली मेटल्स कैसे फेज में पाए जाते हैं, सॉलिड फेज में पाए जाते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, दे हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी कहते हुए हाई होती है, वही सोडियम और पोटेशियम को छोड़ गए। मेटल्स आर सोनोरस, मीन्स जब भी आप मेटल को बीट करोगे तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी या किसी भी तरीके की साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को बीट करने पे वो सब्सटेंस अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सब्सटेंस क्या होगा, सोनोरस होगा। और जनरली मेटल्स क्या देखे गए हैं, सोनोरस देखे गए हैं। लास्ट पॉइंट, मेटल्स आर यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स ज़्यादातर आपको कैसे दिखाई देंगे, या तो सिल्वर पाए जाएंगे या फिर ग्रे पाए जाएंगे, कुछ को छोड़ के, जैसे कॉपर रेडिश है, गोल्ड येलोइश कलर का दिखाई देता है। तो ये प्रॉपर्टी थी किसकी, मेटल की। कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। देखो जो आपने मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी होती है ना, नॉन मेटल जस्ट उसका अपोजिट होता है। मीन्स अगर हम इसकी पहली प्रॉपर्टी पे देखें तो नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होते ना ही डक्टाइल होते, मतलब उन्हें आप क्या कर सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही थिन वायर में ड्रॉन कर सकते हो। दे आर ब्रिटल। ये कैसे होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक मेटल ऐसा है जिसका नाम है जिंक। ये जिंक ऐसा है जो क्या होता है, ब्रिटल होता है। तो याद रखना जनरली मेटल क्या नहीं होते, ब्रिटल नहीं होते, किसको छोड़ के, जिंक को छोड़ के। तो बढ़ते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की तरफ। पहली प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो ये मेलिएबल होते हैं ना ही ये डक्टाइल होते हैं। दे आर ब्रिटल, मतलब ये कैसे होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चीज़ ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, किसको छोड़ के, कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म को छोड़ के। क्या बोला, कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म को छोड़ दी जाए तो जनरली नॉन मेटल्स क्या नहीं करते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दे आर नॉन लस्ट्रस।
नॉन मेटल्स शाइनी अपीयरेंस के नहीं होते, किसको छोड़ के? आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, क्या कहा कि नॉन मेटल्स लश्रश नहीं होते, शाइनी अपीयरेंस के नहीं होते, किसको छोड़ के? आयोडीन को छोड़ के, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के। ये डायमंड और ग्रेफाइट दोनों किसके फॉर्म है? कार्बन के ऑलोट्रॉप्स है। आगे क्लास में पढ़ोगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो उसमें जानोगे। तो याद रखना, आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट ये ऐसे मेटल हैं जो शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, मीन्स लश्रस होते हैं नॉन मेटल, बाकी सारे लश्रस नहीं होते। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के। डायमंड अब तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। ठीक है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वही स्ट्रॉन्ग नहीं होते, किसको छोड़ के? डायमंड एक्सेप्शन होगा। दे में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस फेज में पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग नॉन मेटल अलग अलग फेज में होते हैं। हाँ, कोई पूछा आपसे कोई ओनली नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड फेज में है, तो सिर्फ ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड फेज में पाया जाता है, बाकी सारे या तो नॉन मेटल गैसेस फेज में पाए जाते होंगे या फिर किस फेज में पाए जाते होंगे? सॉलिड फेज में पाए जाते होंगे। ठीक है, तो याद रखना, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आगे बढ़े। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है, किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी लो होती है। दे आर नॉन सोनोरस। जब किसी नॉन मेटल को बीट करोगे तो नॉन मेटल क्या नहीं करते? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, विच मीन्स दे आर नॉन सोनोरस। ठीक है, दे इम्पार्ट डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स देखिए, नॉन मेटल्स बेसिकली अलग अलग कलर्स के होते हैं, बहुत अलग अलग कलर्स इम्पार्ट करते हैं, जैसे सल्फर येलो हो गया, फॉस्फोरस वाइट या रेडिश हो गया, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ध्यान से देखोगे तो मेटल और नॉन मेटल दोनों कैसे चल रहे हैं? अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप एलिमेंट की रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन आपको पता है चैप्टर 1 में जो आपने केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़े थे उनमें से एक होगी, या तो कॉम्बिनेशन होगी या डिकम्पोजिशन होगी या डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वो चीज़ आती है तो आप इजीली कर पाओगे। जैसे पहला है केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। अब मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सबको पता है मेटल हो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मीन सिंपली कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो जब भी किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। बताया था केमिकल प्रॉपर्टी बेस, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ रहे थे उस समय बताया, एसिड पढ़ रहे थे उस समय बताया था कि जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटलिक ऑक्साइड जब भी किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के हैं? बेसिक नेचर के हैं। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट में, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? एल्कली बना लेते हैं। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व होकर क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, अच्छा, ये तो मेन बात थी नहीं, ये तो सभी बता देते मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेन पॉइंट है ये जो आपके सामने लिखे हैं। जैसे इनकी रिएक्टिविटी के नेचर, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये तीनों हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करते हैं और वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं। जनरली आप नेट पे या किसी भी जगह जब भी आप देखोगे ना रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद एयर, तो आप देखोगे कि बड़ा वाइग्रेसली या वॉलेंट्री रिएक्ट होता है। तो याद रखना, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये एयर से रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर लेते हैं। और कैसे रिएक्ट करते हैं? वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं विद लिटिल एक्सप्लोजन के साथ। ठीक है,
मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जो हीटिंग के, मतलब जब मैग्नीशियम को हीट करोगे तो ही ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा विद इंटेंस लाइट और हीट। ठीक है, मतलब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज होती है और वाइट डेजिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है मेटल ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। एल्यूमिनियम बर्न करता है हीटिंग पे। जिंक को अगर आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना होगा। आयरन जो है बर्निंग ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी रिएक्ट नहीं करता, बट अगर ये रिएक्ट करेगा, क्या, अगर आयरन वैसे तो रिएक्ट नहीं करता ऑक्साइड से, पर अगर आयरन रिएक्ट करेगा तो ध्यान से देखना, आयरन के 3 ऑक्साइड बनते हैं। देखो FeO, इसमें आयरन की कौन सी वैलेंसी इस्तेमाल करी गई है, फर्स्ट, और आयरन सेकंड, और आयरन की सेकंड वैलेंसी इस्तेमाल करी है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, फेरस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये इसको लिखने वाले आयरन सेकंड ऑक्साइड भी बोलते हैं। आयरन की 3 वैलेंसी भी होती है, तो उससे क्या बना होगा, Fe2O3। ये जो Fe2O3 है, इसमें आयरन की कौन सी वैलेंसी इस्तेमाल होती है, तीसरी, तो इसको किस नाम से जानेंगे, फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानेंगे। ये लिखने वाले इसको आयरन 3 ऑक्साइड भी लिखते हैं। और इनका एक और ऑक्साइड होता है जिसको आप कहते हैं मिक्स या मैग्नेटिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड, Fe3O4। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक ऑक्साइड, या इसी को लिखने वाले आयरन 2 थर्ड ऑक्साइड कहते हैं। मीन्स ये इन दोनों ऑक्साइड का क्या होता है, एक तरीके का मिक्सचर होता है। तो जनरली आयरन जो है वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, बट अगर ये रिएक्ट करता है तो इन तीनों में से हमेशा कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ये वाला। तो अगर आपको रिएक्शन लिखने को दे दी जाए तो Fe+O2 गिव्स, ये वाला नहीं बनाना, ना आयरन 3 ऑक्साइड बनाना, कौन सा बनाना है, आयरन 2,3 ऑक्साइड, मीन्स मैग्नेटिक ऑक्साइड फॉर्म करता है हमेशा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। चौथा पॉइंट वही कि कॉपर है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो आप इसे क्या करोगे, बहुत स्ट्रांगली भी बर्न करोगे ना तो भी ये ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा। हाँ, पर अगर आप इसे प्रीलॉन्ग समय तक हीट करोगे तो ये ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड कर रहा है किसके बेसिस पे, इनके केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन से, क्योंकि ये पहले ही केमिकली कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अच्छा इसमें एक और ऑक्साइड है जिसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो पीछे आपने पढ़ा कि जनरली मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, पर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेसिक के साथ साथ एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। तो उन मेटल ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना, क्या बोलो, कि जनरली मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के हैं, बेसिक, बट कुछ मेटल ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। 2 मेटल ऑक्साइड के नाम बता रहे हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्या क्या बोला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ZnO। अब पूछा जाता है, क्वेश्चन में दिया जाता है कि प्रूव करो या शो करो कि ये दोनों में से कोई एक एलिमेंट का नाम देगा और कहेगा कि शो करो कि ये एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। तो कुछ नहीं करना कि जैसे सपोज करो आपको एल्यूमिनियम के रिएक्शन दे दिया जाए, तो आप कुछ मत करना, एल्यूमिनियम की रिएक्शन Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एक बार किसी एसिड से करा देना। सबको पता है एसिड से जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, दोनों के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, AlCl के साथ मिलके क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और H और O मिलके क्या बना लेंगे, H2O। क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर, किसके साथ मिलके, एसिड के साथ मिलके। तो इस समय ये किसकी तरह काम कर रहा है, इस समय ये बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि प्रूफ करो कि ये क्या है, ये एसिड है, तो इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दो, जैसे किसके साथ करा देते, NaOH। आपको बताया था कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कौन सा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा एल्यूमिनियम सोडियम, एल्यूमिनियम जिंकेट बने,
सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, मीन्स Na2Al O2 प्लस H2O, ये क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, वाटर। ये क्या है, एक तरीके का सॉल्ट, ये क्या है, वाटर, ये क्या है, बेस। और बेस किसके साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बनाता है, एसिड के साथ। मीन्स इस समय ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ कि इन दोनों में से प्रूफ कर दे कि जिंक ऑक्साइड को प्रूफ करो कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है। तो जिंक ऑक्साइड को एक बार किससे रिएक्ट करा देना, किसी एसिड से, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। एक बार इसी को किसी रिएक्ट करा देना, किसी बेस से, वो भी क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो इसके बेसिस पे पता चल जाता है कि ये जो एल्यूमिनियम है और ये जो जिंक ऑक्साइड है दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं जिंक को शो करूँ, किसको, जिंक को, तो देखो जिंक ऑक्साइड पहले इसे HCl से रिएक्ट करा देते कोई एसिड, दोनों के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, जिंक और क्लोरीन मिलके ZnCl2 बना लेंगे और H और O मिलके क्या बनाते हैं, H2O। बाद में आप क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो एसिड है, ये क्या है, सॉल्ट, ये क्या है, वाटर। सॉल्ट और वाटर एसिड किसके साथ मिलके बनाता है, बेस के साथ, विच मीन्स यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है। अच्छा, इसको एसिड प्रूफ करना है तो आप इसकी रिएक्शन किससे करा देना, किसी बेस से। जैसे ZnO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दो, तो इन दोनों के बीच में कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। ZnNaO मिलके क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका नाम होगा ZnO2 मीन्स सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या रिलीज होगी, वाटर फॉर्म हो रहा होगा। तो इस रिएक्शन में भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ, कौन, जिंक ऑक्साइड। तो इस समय ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि बताओ कि एलिमेंट किस तरीके से एसिड और बेसिक की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को प्रूफ करो एम्फोटेरिक नेचर का है, तो एक बार इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कर देना, एक बार इसी की रिएक्शन बेस के साथ। सॉल्ट और वाटर दोनों केस में पता चल रहा है, तो पता चल जाएगा कि पहले में बेस की तरह काम कर रहा है, सेकंड में एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आगे बढ़े अगली रिएक्शन की तरफ। देखिए अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ वाटर, मीन्स मेटल के साथ, किसके साथ, मेटल का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। तो जनरली आपको पता है वाटर बेसिकली दो फॉर्म में रिएक्ट करता है, एक तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में, और हो सकता है वाटर किसके फॉर्म में हो, गैस के फॉर्म में। तो याद रखना जब भी वाटर लिक्विड स्टेट में हो, अब लिक्विड में हॉट या कोल्ड कोई भी वाटर हो, तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। और अगर कोई मेटल वाटर के किस फॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है, गैसेस मीन्स स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमेशा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या कहा कि वाटर के दो स्टेट होते हैं, कौन कौन से, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। तो अगर कोई मेटल किसी वाटर के लिक्विड स्टेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। और यही मेटल अगर किसी वाटर के किसके साथ रिएक्ट करता है, गैसेस स्टेट के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे पोटेशियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है वायलेंटली, वायलेंटली मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, लिटिल एक्सप्लोजन के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम भी कोल्ड वाटर के साथ वाइग्रसली रिएक्ट करता है। इन दोनों के केस में देखो मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करना कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मीन्स इस रिएक्शन के दौरान क्या रिलीज हो रही होगी, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो रही होगी। अब ये अमाउंट ऑफ हीट किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मेटल के नेचर और पे डिपेंड करती है। तो सोडियम और पोटेशियम दो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो इस रिएक्शन के दौरान मेटल हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होता ही होता है, हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होती है, बट ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है
कि वो हाइड्रोजन को क्या कर देती है, बर्न कर देती है, और नेचर में क्या होता है, एक फायर कैच कर लेता है। जब इन दोनों के रिएक्शन कराओगे तो आपको एक लिटिल एक्सप्लोजन के साथ फायर देखने को मिल रही होगी। वो फायर क्यों बनी, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के हाईली रिएक्टिव नेचर की वजह से जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है वाटर के साथ रिएक्शन की, ये अमाउंट ऑफ हीट हाइड्रोजन गैस को बर्न करने लगती है, जिससे क्या होती है, फायर कैच होने लगती है। ठीक है, कैल्शियम भी किससे रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से, बट कैल्शियम क्या नहीं करता, हाईली रिएक्टिव है, बट कैल्शियम क्या नहीं करता, फायर कैच नहीं करता। क्यों नहीं करता होगा, क्योंकि कैल्शियम से रिलीज हुई एनर्जी, मतलब जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो रिलीज हुई एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होगी जो हाइड्रोजन को बर्न करके फायर कैच कर सके, इसलिए ये क्या नहीं करते, ये फायर कैच नहीं करते, नॉर्मली हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, अच्छा इनकी रिएक्शन लिखने को दे दी जाए तो दोनों किससे रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के लिक्विड फॉर्म से। तो अगर इसकी रिएक्शन दे दी जाए पोटेशियम की तो क्या लिख आएंगे, पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, और वाटर की कौन सी फॉर्म है, लिक्विड, तो क्या लिख आएंगे, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन से फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, कोल्ड वाटर है, लिक्विड है, तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, साथ में कौन सी गैस रिलीज हो, और दोनों के केस में क्या रिलीज होगी, हीट। ये हीट इतनी ज़्यादा होगी कि हाइड्रोजन को बर्न करके फायर कैच करने लग जाती है। ठीक है, कैल्शियम भी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर के साथ, तो कैल्शियम भी क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बट इससे रिलीज हुई एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि हाइड्रोजन को बर्न करके फायर कैच कर सके। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जनरली हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और अगर ये स्टीम से रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा वाइग्रेसली या रैपिडली रिएक्ट करेगा। तो कोई आपसे पूछे कि मैग्नीशियम किस किस से रिएक्ट करता है, तो मैग्नीशियम जनरली कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, किससे रिएक्ट करता है, हॉट वाटर से, पर टाइम लेता है। बट अगर इसके साथ क्या है, स्टीम है, तो स्टीम देखते ही ये क्या कर लेगा, रैपिडली रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा अगर ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और यही मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम जिंक आयरन, ये सिर्फ ऐसे एलिमेंट है जो किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अगर स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड ही बनाएंगे। तो ये भी क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा वाटर के साथ रिएक्ट करके, जिंक भी क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, आयरन भी क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। पर आयरन का जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा वो कौन सा होगा, आयरन 2,3 ऑक्साइड, मीन्स मैग्नेटिक ऑक्साइड, मीन्स Fe3O4 बनाएगा, याद रखना पिछले केस में जो बताया था। लास्ट पॉइंट, वो एलिमेंट्स जो थोड़े लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये प्लेटिनम हो गया, ये ना तो वाटर के स्टीम फॉर्म से रिएक्ट करते, ना ही लिक्विड वाटर से रिएक्ट करते। ठीक है, क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस रिएक्शन को, तो पोटेशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ताकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बने सके, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस में रिलीज हो रही है। सोडियम भी हाइड्रोजन को क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा। मीन्स यहाँ पे एक तरीके की क्या चल रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है। और अगर आप इन मेटल को ध्यान से देखो तो ये हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाते, डिस्प्लेस नहीं कर पाते। और अगर ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे तो ये क्या नहीं करेंगे, ये वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है। याद रखना क्या, कि एक्चुअली में जब आप एसिड का किसके साथ रिएक्ट कराते हो, वाटर का किसके साथ रिएक्ट कराते हो, मेटल के साथ, तो कौन सी रिएक्शन चल रही होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाइड्रोजन को क्या होना पड़ रहा होगा, डिस्प्लेस होना पड़ रहा होगा। अब डिस्प्लेस तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ही करेगा, क्योंकि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये ऐसे एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, तो लेस रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है, अगले रिएक्शन की तरफ बढ़े। ठीक है, अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, कि मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा हो, डाइल्यूट एसिड के साथ। एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे आपके पास क्या है, एक मेटल है सोडियम, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा दी, जैसे HCl के साथ, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन को ये हटा देगा तो क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड, साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। अगर आप सोडियम नहीं चाहते, आप मैग्नीशियम से करके देख लीजिए। मैग्नीशियम है, किससे रिएक्ट कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड से, डबल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, MgSO4, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है
तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है या नोट पॉइंट है उसे क्या याद रखना है, तो वही चीज़, सोडियम हाईली रिएक्टिव है तो कैसे रिएक्ट करेगा एसिड से, वॉलेंटली रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बार बार नहीं लिखा रहा, ये तीनों एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है तो ये वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है रैपिडली रिएक्ट करता है एसिड के साथ। आयरन कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्टेंट किसके थ्रू होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू ही होगी। मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्या ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे एसिड के, नहीं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, तो इनके साथ एसिड क्या नहीं करते, रिएक्ट। तो याद रखना, मेटल्स जो बिलो द हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनसे एसिड क्या नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एलिमेंट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसे ज़रा दिमाग में बैठा लो। केस है नाइट्रिक एसिड का, मीन्स आप कोई भी एसिड ले लो, किसको छोड़ के, नाइट्रिक एसिड को छोड़ के, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। बट जैसे ही आप नाइट्रिक एसिड लेते हो तो रिजल्ट में हाइड्रोजन किस में बदल जाता है, वाटर में बदल जाता है। क्या कहा एक बार फिर, कि जब भी कोई मेटल किसी नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3 गैस के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा वही, एक तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, मतलब क्या नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। रीज़न क्या है, तो रीज़न है ये जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो जब ये रिएक्शन होगी ना, जैसे सपोज करो अगर आप किसी मेटल की रिएक्शन, जैसे सोडियम की रिएक्शन किससे करा रहे हो, HNO3 से करा रहे हो, तो जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन को हटा के क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा, प्लस कौन सी गैस रिलीज होने वाली होगी, हाइड्रोजन गैस। ये नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नाइट्रिक एसिड इस हाइड्रोजन को क्या देके, ऑक्सीजन देके किस में बदल देगा, वाटर में बदल, तो रिजल्ट में आपको क्या नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, उसकी जगह क्या मिलेगा, वाटर। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई मेटल किसी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्या नहीं बनाता, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जब भी ये रिएक्ट करते हैं आपस में, तो सॉल्ट के साथ जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये नाइट्रिक एसिड उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके किस में बदल लेता है, वाटर में बदल देता है, ठीक है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नाइट्रिक एसिड में अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, नाइट्रिक एसिड को क्या कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, तो ये दो एलिमेंट से रिएक्ट कर सकते हैं, मैग्नीशियम से और मैग्नीज से, क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए। दो पॉइंट बताइए। पहला पॉइंट, नाइट्रिक एसिड कभी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या नहीं बनाएगा, एसिड और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा इसकी जगह, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसको ये ऑक्सीडाइज करके किस में बदल देगा, वाटर में बदल देगा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया कि अगर हम नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कंडीशन में ले आए, तो डाइल्यूट कंडीशन में ये मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। याद रहेगी। तो ये एसिड का केस था, एसिड में मेन पॉइंट था ये नाइट्रिक एसिड का, बाकी सब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कर सकते हैं। आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, एक्वा रीजन। देखिए एक्वा रीजन क्या है, तो एक्वा रीजन एक सॉल्यूशन है। क्या ये एक सॉल्यूशन है जो 1 पार्ट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करके बनाया गया। सिंपल शब्द में कहा जाए तो अगर आप नाइट्रिक एसिड का HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स कर रहे हो, किस रेशियो में, 1:3 रेशियो में, और दोनों ही कैसे हैं, कंसनट्रेटेड है, तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन आपको मिलता है या जो मिक्सचर आपको मिलता है ना, इस मिक्सचर को हम किस नाम से जानते हैं, एक्वा रीजन के रीजिया के नाम से जानते हैं। तो एक्वा रीजिया क्या है, तो इट इज़ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the ratio of 1:3।
अब इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत है कि ये जो एक्वा रीजन है, ये दो कंसनट्रेटेड एसिड की वजह से जो मिक्सचर बनाती है, ये मिक्सचर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये इतना ज़्यादा कोरोसिव नेचर या फ्यूमिंग नेचर का होता है कि किसी भी लिक्विड को क्या कर लेता है, अब वो किसी भी मेटल को अपने अंदर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। क्या कहा कि ये जो एक्वा रीजिया आपने बनाया है, ये एक्वा रीजिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये कोई भी मेटल हो सबको अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। इवन गोल्ड और प्लेटिनम हो ना, एक्वा रीजन में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व होने लग जाते हैं। इंडिविजुअल इनमें डिसॉल्व करोगे, जैसे इंडिविजुअल नाइट्रिक एसिड में गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करोगे, वो डिसॉल्व नहीं होगा, ना ही कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक। पर इन दोनों का फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर बनाओगे 1:3 रेशियो में, तो वो जो मिक्सचर होगा वो गोल्ड और सिल्वर दोनों को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो एक्वा रीजन समझ आया? एक्वा रीजिया क्या है? एक्वा रीजिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है, किस किस का, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किस रेशियो में? 1:3 रेशियो में। ये क्या है? तो ये कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है। क्या करता है? तो ये सभी मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाता है, इवन गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, अगला है टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज। देखो चैप्टर 1 में भी हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। जब भी हम किसी एलिमेंट को उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक सीरीज़ ऑब्टेन होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के नाम से जानते हैं। क्या कहा? जब भी मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करा जाता है तो आपको एक सीरीज़ मिलती है, जिस सीरीज़ को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, इसका मतलब जो पोटेशियम है वो सबसे हाईली रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव सोडियम है, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम है, उससे कम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, टिन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, मर्करी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब चीज़ आती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। आगे बढ़े। अच्छा वही है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ मेटल का रिएक्शन। तो आपको पता है कि जब भी किसी मेटल को, अब मेटल कह लो या नॉन मेटल कह लो, जब भी किसी एलिमेंट को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हो तो चीज़ होती है, या तो सॉल्ट सॉल्यूशन का मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, या फिर इंडिविजुअल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के मेटल से क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन के मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। सपोज करो आपके पास एक सॉल्ट है AB, जिसमें A क्या है, मेटल, B क्या उनसा पार्ट है, नॉन मेटल। आपने इसकी रिएक्शन कराई किसी C से। अब ये जो C मेटल है, अगर ये हाईली रिएक्टिव है किससे, A से, तो ये C क्या करेगा, A को अपनी जगह से हटा देगा और क्या बना लेगा, CB बना लेगा, और क्या ले लेगा, A। और ये रिएक्शन आपने पिछली क्लास में पढ़ी है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना। तो याद रखना कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, और इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है और आपने इसकी रिएक्शन करा दी किससे, आयरन से, तो आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन क्या है, ऊपर है, कॉपर क्या है, नीचे है। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, क्या बना लेगा, FeSO4, और कॉपर को किस फॉर्म में, Cu के फॉर्म में अलग होना पड़ेगा। अगर आपके पास क्या है, सपोज करो आपके पास है कॉपर सल्फेट है, इसकी रिएक्शन आपने करा दी किससे, इसकी रिएक्शन सपोज करो आपने करा दी किससे, किसी मेटल से, जैसे जिंक से। तो जिंक भी क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इसको हटा के क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, साथ में क्या रिलीज होगी, कॉपर। पर अगर मैं आपको ये दे दूँ ZnSO4 और साथ में ये लेड, तो आपको पता है जिंक और लेड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक। लेड कैसा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव। तो ये इसको क्या नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या नहीं होगी, कोई रिएक्शन। तो वही तो बोला कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन का मेटल लेस रिएक्टिव है प्योर मेटल से, तो प्योर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के मेटल को डिस्प्लेस करके अपना खुद का सॉल्ट बना लेता है। इस चीज़ को याद रखना है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। रिएक्शन विद क्लोरीन, किसके साथ रिएक्शन, क्लोरीन के साथ। तो जनरली याद रखना कोई भी मेटल हो,
क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता होगा, मेटल क्लोराइड फॉर्म करता होगा। मेटल क्लोराइड खासियत है कि ये कैसे नेचर का है, तो ये आयनिक नेचर का है, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड ही तो बनाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड ही तो बनाएगा। एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम। तो जनरली याद रखना, मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल क्लोराइड बनाता है। पर खासियत ये है कि ये मेटल क्लोराइड तीनों कैसे नेचर के हैं, ये तीनों आयोनिक नेचर के हैं। मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा होगा, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड लग रहा होगा। और आयनिक बॉन्ड की खासियत है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। अभी इनकी प्रॉपर्टी आप आगे पढ़ोगे, जब आप आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ोगे ना, उस समय ये पॉइंट क्लियर होगा। अभी के लिए याद रखना कि मेटल क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा होगा, मेटल क्लोराइड बनाएगा। और मेटल क्लोराइड कैसे नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। ठीक है, वही चीज़ सोडियम हाईली रिएक्टिव है तो रैपिडली रिएक्ट करेगा। कैल्शियम वाइग्रेसली रिएक्ट करता है, मतलब हीटिंग के साथ। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से हीट करने पे। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से भी हीट करने पे। तो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है कि क्लोरीन से कैसे रिएक्ट करेंगे। आगे बढ़े, देखिए अगला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो सबको पता है कोई भी मेटल हो अगर किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो बेसिकली किसकी तरह का क्या बनाता होगा, मेटल हाइड्राइड फॉर्म करता होगा। अब मेन बात क्या है कि ये जो मेटल हाइड्राइड है ये भी कैसे नेचर का है, ये भी आयोनिक नेचर का है। मतलब इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड लग रहा होगा, आयनिक बॉन्ड लग रहा होगा। तो आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, अपने थ्रू कंडक्ट होने देना, सब ये शो कर रहे होंगे। ये पानी में जाके आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सब चीज़ें। इतनी बात समझ आ रही है। आगे प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। पर अभी के लिए याद रखना कि मेटल हाइड्रोजन से वैसे तो रिएक्ट करते नहीं है, पर अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड बनाएंगे। और ये मेटल हाइड्राइड कैसे नेचर का होगा, तो ये मेटल हाइड्राइड आयनिक नेचर का होगा। आगे बढ़े, तो यहाँ पे आपने कितने रिएक्शन पढ़े, 5-6। पहला पढ़ा आपने किसके साथ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। अगला किसके साथ पढ़ा था, रिएक्शन विद वाटर के साथ। अच्छा, अगला किसके साथ पढ़ा था, रिएक्शन विद एसिड के साथ। नेक्स्ट किसके साथ पढ़ा था, रिएक्शन विद किसके साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। फिफ्थ किसके साथ पढ़ा, रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ। और सिक्स्थ किसके साथ पढ़ा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ। तो जो मेटल की रिएक्शन आपने किसके साथ पढ़ी, इन सब के साथ। अब सेम रिएक्शन हम किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं, नॉन मेटल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। होप कि मेटल के प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आई हो, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की सबसे पहले के रिएक्शन किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ। तो सबको पता है कभी भी कोई नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की खासियत है कि ये कैसे नेचर के होते हैं, तो ये एसिडिक नेचर के भी होते हैं, बट कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। तो याद रखना कि मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के भी होते हैं, और कुछ मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, न्यूट्रल। जैसे न्यूट्रल की कॉमन एग्जांपल है, जैसे ये H2+O2, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्या फॉर्म कर रहा होगा, वाटर। कोई क्या नहीं है, एसिडिक नहीं है, ये न्यूट्रल होता है। तो याद रखना सारे नॉन मेटल ऑक्साइड क्या नहीं होते, एसिडिक नहीं होते, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं और कुछ एसिडिक भी होते हैं। एसिडिक का क्या लेना देना है, जैसे सपोज करो आपके पास कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब कोई पूछे एसिडिक नेचर के क्यों होता है, तो आप ध्यान से देखना कि कभी भी कोई कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, तो अपने आप को किस में बदल देता है, H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड में बदल देता है। तो तीसरा पॉइंट यही लिखा है कि वैसे तो डिज़ोल्व होते नहीं हैं नॉन मेटल वाटर में, पर अगर नॉन मेटल वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो जनरली क्या बनाएंगे, वीक एसिड बनाएंगे। और अगर ये वीक एसिड बनाएंगे तो लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या, नॉन मेटल की पहली प्रॉपर्टी। ठीक है,
जैसे आपके पास सल्फ़र है, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, और सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरियस एसिड। सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरिक होता तो SO4 होता, सल्फ्यूरिस है H2SO3, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो यही बोला है कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। इनमें से कुछ नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, बट कुछ कैसे होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जैसे वाटर से डिजोल्व होते हैं तो क्या फॉर्म कर लेते हैं, वीक एसिड फॉर्म कर लेते हैं। और ये एसिड फॉर्मेशन की वजह से रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते होंगे, ब्लू में कन्वर्ट करते होंगे। पहला रिएक्शन क्लियर है। बढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। देखिए सेकंड रिएक्शन में क्या है, नॉन मेटलिक विद वाटर। तो जनरली याद रखना, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल वाटर या स्टीम से रिएक्ट नहीं करते, क्या फॉर्म करने के लिए, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए। अब इसका आंसर, ये इन दोनों का आंसर एक ही है। रीज़न अभी बताएंगे। पहली चीज़ याद रखना कि नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ताकि क्या फॉर्म कर सके, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर सके। तो सिंपल कहे तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल बताए तो वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता। ऐसी डेल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देखा तो देखा कि डेल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता। एग्जाम्पल से समझो होता क्या है। देखो सपोज करो आपके पास कोई नॉन मेटल है, क्या है, कोई नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, किसी एसिड के साथ। तो आपको पता है एसिड हाइड्रोजन को अगर ये डिस्प्लेस करता है, बाय चांस कर भी दे, तो आपको पता है ये हाइड्रोजन आयन बनेगा। और हाइड्रोजन आयंस को किस में कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नॉन मेटल। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, ना कि देने की। एक बार फिर समझते हैं। देखो आप कोई भी रिएक्शन देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मेटल का। जैसे आपके पास सोडियम है, तो सोडियम जो है जैसे ही वाटर के साथ या किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो HCl ब्रेक होता है किसमें, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। और जब ये सोडियम इस हाइड्रोजन को अलग करता है तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, हाइड्रोजन को दे देता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल जाता है, H2 में बदल जाता है। पर ये जो सोडियम पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लेता है, NaCl। मतलब सोडियम ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, ताकि ये हाइड्रोजन आयन किस में बदल सके, हाइड्रोजन गैस में बदल सके। और बात भी सही है कि मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन क्या करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अब सपोज करो यहाँ पे मेटल की जगह क्या होगा, कोई नॉन मेटल होगा, तो नॉन मेटल इस हाइड्रोजन आयन को क्या नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये आयंस हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं होगी। मीन्स ये क्या नहीं होने वाला, रिएक्शन नहीं होने वाला। तो सिंपल वर्ड में कहोगे तो आपको बताना होता है कि जो नॉन मेटल है उनका नेचर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करने की टेंडेंसी की वजह से हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो ये रिएक्शन क्या नहीं होती, फर्दर पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है, तो एक वर्ड में कहे तो क्या, क्यों नहीं रिएक्ट करते होंगे, तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस बिकॉज नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन नॉट टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो दे डू नॉट कन्वर्ट हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोजन गैस। इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, ना कि देने की। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, तो हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है। तो दोनों के केस में ये लिख के आना है कि मेटल ना तो वाटर से रिएक्ट करते, ना ही एसिड से रिएक्ट करते। रही बात किसकी, नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो चलेगी। अब यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है कुछ एलिमेंट की। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास है सोडियम ब्रोमाइड गैस, और सोडियम ब्रोमाइड को किसके से पास करा, क्लोरीन गैस को सोडियम ब्रोमाइड से पास करा। तो आपको पता है सोडियम ब्रोमाइड में ब्रोमीन कहाँ आ रहा है, नीचे, क्लोरीन कहाँ आ रहा है, ऊपर। मतलब क्लोरीन क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा के क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। किस फॉर्म में, Br2 के। तो वही तो लिखा है कि अगर कोई मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है तो वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, और अगर ये नॉन मेटल लेस रिएक्टिव है
सॉल्ट के नॉन मेटल से तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे इसी को उल्टा करते, जैसे आपसे कहता कि NaCl को किससे पास करो, ब्रोमीन में डिसॉल्व करो, तो ब्रोमीन क्या नहीं करता, क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि ये क्या नहीं है, हाईली रिएक्टिव नहीं है, तो इसमें क्या नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें याद रखना कि वाटर के साथ तो रिएक्ट करता ही नहीं है, एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या होगा कि अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, या लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ी। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, तो नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो सबको पता है कि कोई भी नॉन मेटल हो या कोई भी मेटल हो किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक क्लोराइड बनाएगा। अब नॉन मेटेलिक क्लोराइड की खासियत क्या है, तो ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो ये बात याद रखनी थी। जैसे मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड तो बना रहा था, बट वो मेटल क्लोराइड कैसे नेचर का था, आयनिक नेचर का था। ये नॉन मेटेलिक क्लोराइड कैसे नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन, जैसे कोई नॉन मेटल ले लेते हैं, तो नॉन मेटल में होगा आपके पास जैसे लेड, कार्बन ले लेते हैं। कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या बनाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाएगा, CaCl4। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये नॉन मेटेलिक क्लोराइड ही है, और ये नॉन मेटेलिक क्लोराइड कैसे नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। कोई दिक्कत, याद रखना। अच्छा, अगला क्या है, नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। तो यार जैसे मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बना रहा था, नॉन मेटल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाएंगे। बस फ़र्क क्या होगा, ये जो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड है ये कैसे नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा। तो दोनों में अंतर समझ आए। क्लोरीन जब मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल क्लोराइड बनाता है, वो आयनिक था। नॉन मेटल से जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन तो नॉन मेटेलिक क्लोराइड बनाएगा, बट कैसे नेचर का, कोवेलेंट नेचर का। ऐसी जब भी कोई मेटल, ये नॉन मेटल है, जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था, मेटल हाइड्राइड, बट वो कैसे नेचर का था, वो आयनिक नेचर का था। और नॉन मेटेलिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड। और ये नॉन मेटेलिक हाइड्राइड कैसे नेचर का होगा, ये कोवेलेंट नेचर का होगा। एक्चुअली में कोवेलेंट और आयनिक दोनों टाइप्स ऑफ बॉन्ड है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने यही सीखा कि मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंसेस के बारे में। होप कि आपको ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम अगली क्लास में जिसमें हम पार्ट सेकंड करेंगे जिसका नाम है मेटलर्जी। मीन्स कैसे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय।